Hello dear learners, in today's video we will discuss the previous year question of Siddharth University. Let's proceed. Question number first is, if uncertainty in position of an electron is 0, the uncertainty in its momentum would be. तो हम जानते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपान 4 पाई। तो जब हम यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, उसके बाद फिर जब इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एच अपान 0। इट मीन्स दैट इनफाइनाइट। द राइट आंसर इज इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई। तो किसके रूल के द्वारा ये समझाया जा सकता है जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम के। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो बताता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो ये तो नहीं होगा। अबाउ प्रिंसिपल तो ऑर्बिटल्स के भरने का एनर्जी लेवल के अनुसार बताता है, तो ये भी नहीं होगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो हम जानते हैं, ये तो नहीं होगा। तो बच्चा हुंड रूल बताता है कि जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में नहीं हो जाते हैं, तब तक हम डबल उनका युग्म नहीं बना सकते, पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन इज, फॉर एल बराबर 3 टोटल वैल्यूज ऑफ एम आर। तो हम जानते हैं टोटल वैल्यूज ऑफ एम होता है एम इक्वल्स टू 2l प्लस 1। हेयर एल इक्वल्स टू 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। राइट आंसर विल बी 7. Next question is, at any point the probability of occurrence of an electron is given by. Psi denotes wave function. Psi denotes wave function. And psi square denotes the probability of occurrence of an electron. Then psi square will be the right answer. Next question is, uncertainty principle was given by. Uncertainty principle was very easy, Heisenberg uncertainty principle. For hydrogen like atom with nuclear charge Z, the energy of orbital with principal quantum number n follows which of the following relations. ये होता है energy proportional to Z square upon n square. Next, if delta y and delta py are the uncertainties in y coordinate and the y component of momentum of a particle respectively, then according to the uncertainty principle delta y into delta py is. तो हम जानते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यहाँ पे y दिया तो हम y लेते हैं, डेल्टा y इंटू मोमेंटम, uncertainty momentum is greater or equal to h upon 4 pi. Here we have given that ये h cut है, h cut equals to h upon 2 pi. h cut equals to h upon 2 pi. तो h cut की वैल्यू जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा h cut upon 2. Therefore option number D will be the right answer. Next question, the de Broglie wavelength for helium atom traveling at 1000 मीटर पर सेकेंड इज. h की वैल्यू दे रखी है, मास दे रखा है, अब हमको कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं दी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लेमडा इक्वल्स टू h अपान m इंटू वी। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है, इसको रख करके हम कैलकुलेट करेंगे। मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जो गिवन वैल्यूज है उनको हमने लिख लिया है, h की वैल्यू दिया था, m की वैल्यू और v की वैल्यू। तो हम जानते हैं दी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल्स टू h अपन mv, तो h की जगह पे h की वैल्यू, m की जगह पे m की वैल्यू और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब ये जो वैल्यू आएगा हमारा मीटर में आएगा। अब ये 6.626, ये 3 0 है 10⁻³ इसको करेंगे तो 10⁻⁻24 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 10⁻⁻10 बचेगा, और ये 6.626 और 4 का 1.66 में मल्टीप्लाई करेंगे 6.64। आगे हम क्या करते हैं कि डेसिमल को हटा देते हैं, 666
6626 और 664 हो जाएगा, और यहाँ पे जो नीचे का 0 होगा ये इसको हमने ऊपर कर दिया, 10⁻11 हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 9.97, और ऑप्शन के अनुसार बनाने के लिए इसको कर देते हैं 99.7 इंटू 10⁻12 मीटर। दिस विल बी आवर आंसर। तो कैलकुलेट करने पे जो हमारा आंसर आया वो आया 99.7 इंटू 10⁻12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है n, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट मीन्स दैट व्हेन n विल इंक्रीज द वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी decreases with increasing principal quantum number will be the right one. Next question है the number of radial nodes in 3s and 2p orbital respectively are। तो रेडियल नोड्स के लिए फार्मूला होता है डायरेक्ट निकालने के लिए n minus l minus 1। देन फॉर 3s के लिए हम जानते हैं कि n की वैल्यू तो 3 हो जाएगी और l की वैल्यू हो जाएगी s के लिए 0। देन फार्मूले में रखेंगे तो 3 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो यस 3s वाले के लिए तो रेडियल नोड आ गया 2। अब देखेंगे 2p के लिए। 2p के लिए n बराबर होगा 2 एंड l बराबर होगा 1। देन n माइनस l माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी 2 एंड 0 रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो 3s के लिए 2 आया और 2p के लिए 0 आया। ऑफ मैटर वेव इज, तो हम जानते हैं दी ब्रोगली होता है लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन p, और p की जगह पे हम m इंटू वी रख सकते हैं, तो लेमडा बराबर h अपॉन एम वी, सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n बराबर 6 टू n बराबर 2। n बराबर कहीं से भी आए, अगर n बराबर 2 में आ रहा है तो ये होगा बामर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनकरेक्ट फॉर वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन के लिए इनकरेक्ट बताना है, तो साइन मस्ट बी पॉजिटिव। इनकरेक्ट है क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसके लिए करेक्ट है तो जो वेव फंक्शन होता है वो फाइनाइट होता है, कंटिन्यूअस होता है और सिंगल वैल्यूड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी रिलीज्ड फॉर द थर्ड नंबर ऑफ बामर सीरीज इज। तो इसके लिए जब एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.856। क्वेश्चन नंबर 15 है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज कन्फाइंड टू ए वन डायमेंशनल बॉक्स। तो हम जानते हैं कि वन डायमेंशनल बॉक्स में जो एनर्जी होती है वो होती है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m, जो भी लेंथ होता है, जैसे लेंथ यहाँ पे b दिया है तो 8mb स्क्वायर। अब हमको जो बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन, तो हम जानते हैं कि e को हम लिख सकते हैं, e के जगह पे हम लिख सकते हैं h इंटू न्यू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद ए वेलोसिटी ऑफ v, वेलोसिटी दे रखा है फॉर ए फोटॉन टू हैव द सेम दी ब्रोगली वेवलेंथ। दी ब्रोगली वेवलेंथ जो है सेम है, तो द वेलोसिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली, तो वेलोसिटी क्या होगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो है v बटे 1840। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द शेप। जब भी शेप पूछे इसका मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, जब भी ओरिएंटेशन पूछे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जब भी साइज पूछे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जब भी स्पिन के बारे में पूछे तो स्पिन क्वांटम नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। जब ये पूछे कि इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया तो जर्मर के द्वारा, बट गिवन बाय दी ब्रोगली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तो जानते हैं 1s। क्वेश्चन नंबर 20 है नेम द क्वांटम नंबर दैट स्पेसिफाइज द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन अभी बताया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताना है, तो हम जानते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इंटू साइन, ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स? कंबाइनिंग atomic orbital must overlap to a minimum extent. Combining atomic orbital need not have equal energy. हमसे पूछा है कौन सा कंडीशन होगा, और सी नंबर है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सिमेट्री एज पर मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सिमेट्री होना चाहिए मॉलिक्यूलर एक्सिस पे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज डायामैग्नेटिक? तो डायामैग्नेटिक हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा NO+। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयड? तो हम पढ़े हैं LCAO एंड ओवरलैपिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+ इज द सेम एज। तो जब O2+ और इन सब का मिलाएंगे तो जो N2+ का बॉन्ड ऑर्डर है वो O2+ के सेम आएगा। इस क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो एन एक्सेलरेटेड चार्ज। क्वेश्चन नंबर 27 इज, विच ऑफ द गिवन फॉर्मेट्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किस वेव का प्रयोग किया जाता है? तो साइनोसाइडल वेव का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ़ द रिएक्शन आर अननोन, हमको रिएक्शन के बारे में पता नहीं है, अननोन रिएक्शन है, इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो जब हमको रिएक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो ऑप्शन नंबर ए है कि टोटल रिएक्शन इन द प्रोसेस, बी है टोटल वेरिएबल्स इन द प्रोसेस। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो डिफाइन होता है टोटल वेरिएबल्स इन द प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ द नंबर ऑफ स्पीसीज आर 8, टोटल स्ट्रीम्स आर 3, स्ट्रीम टेम्परेचर 3, स्ट्रीम प्रेशर 3 एंड हीट रिलीज्ड 1, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 2। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा 17। क्वेश्चन नंबर 31 इज, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल रोटेशनल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे एक्सटर्नल के बाद इसको मेंशन करना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने यहाँ पे तो मेंशन है नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कहता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होता है जीमान इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है तो वो होता है स्टार्क इफेक्ट। तो यहाँ पर चूंकि मेंशन नहीं है तो हम स्टार्क इफेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इज, द मॉलिक्यूल दैट विल शो रमन स्पेक्ट्रम, कि मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रम शो करे बट नॉट IR स्पेक्ट्रम, IR स्पेक्ट्रम शो ना करे। तो हम जानते हैं कि जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसे H2 हो गया, N2 हो गया एट्सेट्रा, ये सब IR इनएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन H2 है तो ये IR इनएक्टिव हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, द पेयर दैट कंटेन्स ए स्फेरिकल टॉप एंड सिमेट्रिक टॉप एमंग द फॉलोइंग इज। तो हमको देखना है स्फेरिकल टॉप और सिमेट्रिक टॉप का पेयर कौन सा है। तो जो CH3Cl और CH4 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एमंग द फॉलोइंग बोथ माइक्रोवेव एंड रोटेशनल रमन एक्टिव मॉलिक्यूल इज। हमको माइक्रोवेव और रोटेशनल रमन एक्टिव दोनों बताना है। तो यहाँ पे N2O जो होता है वो माइक्रोवेव और रोटेशनल दोनों एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। इन द IR स्पेक्ट्रम द एब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप इन फेनिल एसीटेट अपीयर सेट। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। तो 1760 वेव नंबर है, ये हम जानते हैं वेव नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंटेंस बैंड जनरली ऑब्जर्व्ड फॉर ए कार्बोनिल ग्रुप इन द IR स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू। तो जो इंटेंस बैंड होता है वो निम्नलिखित में से किसके कारण से शो होता है? द फोर्स कांस्टेंट ऑफ CO इज लार्ज, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ CO इज स्मॉल, देयर इज नो चेंज इन द डायपोल मोमेंट ऑफ CO बॉन्ड स्ट्रेचिंग, द डायपोल मोमेंट चेंज ड्यू टू CO बॉन्ड स्ट्रेचिंग इज लार्ज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेस द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। तो जो एटम में वाइब्रेशन होता है वो किसके कारण होता है? तो जो डायपोल मोमेंट्स होता है
उसी के कारण से वाइब्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ CO2 द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स कॉमन इन बोथ इंफ्रारेड एंड रमन आर। तो जो कॉमन आता है इंफ्रारेड में और वाइब्रेशनल में तो वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल। तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होता है वो ग्रेटर देन होता है एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल का, फिर उससे ग्रेटर होता है एनर्जी ऑफ रोटेशनल का, फिर सबसे कम होता है एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल का। तो वो दिया नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 40, द वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन। तो वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फोर्स कांस्टेंट या मास ऑफ बोथ एटम्स, both A and B will be the right answer. What is the wavelength range of the UV spectrum? तो हम जानते हैं 200 से 800। क्वेश्चन नंबर 42 इज द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, लेमडा गिवन है 400 नैनोमीटर। कह रहा है कि वेव नंबर क्या होगा। तो वेव नंबर हम जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के 1/लेमडा, तो 1/400। अब सेंटीमीटर में बदलना है इसको, तो यहीं से हमको हिंट मिल जाएगा कि नीचे 4 है, ऊपर हम अगर 0 बनाएंगे तो ये 25 बार में जाएगा, ना ही 40 होगा ना ही 20 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बिना पूरा कैलकुलेट किए ये भी इतने से ही बता सकते हैं, अगर कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं, फार्मूला यही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, द absorption at lambda max 279 नैनोमीटर इन द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन इज ड्यू टू। तो इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 44, इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड विद इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी। तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो होता है वो हिप्सोक्रोमिक में जाता है, और जो पाई टू पाई स्टार होता है वो बैथोक्रोमिक स्टेट में होता है। तो 44 का ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, द वेवलेंथ लेमडा फॉर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन लाई इन द रीजन। तो ये सब यूवी रीजन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट क्रोमोफोर। क्रोमोफोर के बारे में कौन सा गलत है। तो दे रिक्वायर हाई एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ये गलत है क्योंकि जो जनरली होता है वो लो पे ही हो जाता है। विच ग्रुप एक्ट एज ए क्रोमोफोर। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। एन डबल बॉन्ड एन जो एक क्रोमोफोर है ये। एक्सोक्रोम है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सोक्रोम में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन इज शोन बाय 1,3-ब्यूटाडाई इन इट्स यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रिकॉर्डेड इन एन हेक्सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लेमडा मैक्स 217 नैनोमीटर, एप्सिलॉन मैक्स 21,000 होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे के 50 क्वेश्चन को हम अगले एक ही वीडियो में कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज यूवी एब्जॉर्प्शन बैंड लेमडा मैक्स इन द फार अल्ट्रावायलेट रीजन। तो जो इथीन है, एथीन ये आता है फार अल्ट्रावायलेट रीजन में, और जो 1,3-ब्यूटाडाइन है तो नियर में आता है। क्वेश्चन नंबर 51 ही देख लेते हैं। IR एक्टिव मॉलिक्यूल इज, अभी मैंने बताया कि जो होमो एटॉमिक है जैसे कि N2 ये तो इनएक्टिव हो जाएगा, और CO2 और CS2 में सिमेट्री, जो सिमेट्री होता है, सिमेट्री के कारण ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर OCS जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। Among the following isomer of C4H6 given below the compound which exhibit an absorption band at 3000 cm in the IR spectrum is। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1-ब्यूटाइन। इसके कह रहा है कि which one of the following molecules will have n to pi star transition at the longest wavelength। तो longest wavelength पर n to pi ट्रांजिस्टर रखेगा PHCO, PH
क्वेश्चन नंबर 54 है, ए स्ट्रॉन्ग आईआर एब्जॉर्प्शन बैंड इन द रेंज ऑफ 3500 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस रेंज में जो बैंड हमको मिलता है आईआर एब्जॉर्प्शन में वो होता है एनएच स्ट्रेचिंग का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज मैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कंजुगेशन डिक्रीजेस विद कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी इफ मोर strained the acyclic ring containing carbon double bond group। तो इसका जो सही आंसर है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 57 है, द आईआर रीजन मोस्ट वाइडली यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जो मिड आईआर होता है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेनली अकर्स इन आईआर। तो हम जानते हैं इंफ्रारेड में रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि इंटरफेरोग्राम इज ए प्लॉट ऑफ। तो किनके बीच में इंटरफेरोग्राम का प्लॉट होता है। तो ये वोल्ट्स वर्सेस टाइम में होता है, वोल्ट और टाइम में। What is the relation between restoring force K to the displacement Q in हुक्स लॉ। तो हम जानते हैं हुक्स लॉ में जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है माइनस डिस्टेंस के। तो यहाँ पे डिस्टेंस बोला है कि Q है, तो यह बराबर माइनस Q। और फिर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के साथ यह बराबर माइनस KQ। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 है, एचएनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एसीटोनाइट्राइल शोज टू सिंगलेट्स ऑफ इक्वल इंटीग्रेशन। द मोलर रेशियो ऑफ बेंजीन रेशियो एसीटोनाइट्राइल। बेंजीन से एसीटोनाइट्राइल का हमको बताना है, तो वो होता है 1:2। क्वेश्चन नंबर 62 है, 1 एचएनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एचडी वुड शो। तो ये ट्रिपलेट दिखाता है इंटेंसिटी रेशियो 1:1:1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखनी है। 1 एचएनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9NO2 shows डेल्टा 5.30 एंड 4.10 ppm में है ये। और द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट इज कंसिस्टेंट विद द एबव डेटा। तो एबव डेटा से कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो देखते हैं कि 3 हाइड्रोजन के लिए ट्रिपलेट मिलना चाहिए। ये हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे कि अगर CH2 और CH3 है तो मान लेते हैं ये A है और ये B है। तो इस A के कारण यहाँ पर इसके जो नेबर में है 3 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए जो मिलेगा 3+1 यानी एक क्वार्टेट मिलेगा। इसका मतलब ये जो बोला है कि ट्रिपलेट मिलेगा 3 हाइड्रोजन के लिए, यानी कि कहीं पर 3 हाइड्रोजन होगा तो उसके बगल में CH2 होगा, जिसकी वजह से 2+1 करके हमको ट्रिपलेट 3 मिल जाए, है ना। तो देखते हैं किस में है। तो ट्रिपलेट मिलना चाहिए 3 हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि CH3 के बगल में CH2 है, तो 2+1 3 ट्रिपलेट मिल जाएगा। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे CH3 है फिर CH2 है, तो इसके लिए भी 2+1 3 ट्रिपलेट मिल जाएगा। और इसमें अगर देखें तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है जहाँ पे हमको मिल जाए, है ना। तो ये तो ऑप्शन नंबर सी तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में भी ट्रिपलेट मिल जा रहा है। अगला है कि 3 हाइड्रोजन के लिए डबलेट भी मिलना चाहिए। तो 3 हाइड्रोजन के लिए डबलेट कहाँ मिलेगा हमको, देखते हैं। 3 हाइड्रोजन के लिए डबलेट, ये जो है CH3 इसके नेबर में H है, तो यहाँ से डबलेट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हमको 3 हाइड्रोजन के लिए डबलेट नहीं मिलेगा, और इसमें भी डबलेट नहीं है, और इसमें भी 3 हाइड्रोजन के लिए डबलेट। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर
A will be the right answer. क्वेश्चन नंबर 64 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोटॉन आर देयर इन CH3 CH। तो ये जो है CH3 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर है अपना, और इसमें हमको हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोटॉन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर ये डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, इसकी वजह से ये दोनों डिफरेंट सिग्नल देंगे, ए और बी, इसको ये और बी, और ये सी सिग्नल, ये डी सिग्नल, यानी टोटल 4 सिग्नल मिलेंगे हमको। क्वेश्चन नंबर 64 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो स्पिन स्पिन कपलिंग इन NMR स्पेक्ट्रा। तो स्पिन स्पिन कपलिंग के लिए जो होता है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं Cl CH2 CH2 Cl इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गया, यहाँ पे Br CH CH Br इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ पे भी CH3 CH3 इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि उसका जो इन्वायरमेंट होगा सेम होगा। जैसे कि ये CH3 के लिए अगर देखें तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है, ये CH3 को देखें तो ये भी CH3 C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है, यानी दोनों एक ही जैसे इन्वायरमेंट में है, तो ये सेम काइंड के हैं और इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड O, इसमें जो है इसका इन्वायरमेंट अलग है, क्योंकि ये CH3 CH से जुड़ा है, लेकिन ये CH इधर CH3 CH कार्बन डबल बॉन्ड सॉरी इधर डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलें। द नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड बाय प्रोटॉन इन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल C3H4। तो C3H4 के लिए स्ट्रक्चर, स्टेबल स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो वो होगा CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। तो 1 2 3 कार्बन भी हो गए और 4 हाइड्रोजन भी हो गए, तो ये एक सिग्नल दे देगा और ये एक सिग्नल दे देगा, तो टोटल 2 सिग्नल हो जाएंगे। 67 नंबर है, द कंपाउंड CH3CCl2CH2Cl इन इट्स NMR स्पेक्ट्रा शोज। तो ये क्या शो करेगा, है ना, एक सिंगलेट, 2 सिंगलेट, ट्रिपलेट या क्विंटेट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CH3 के नेबर में C है और Cl2 है, यानी 0, तो ये तो इधर 0 हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन है ही नहीं। अब CH2 और Cl है, तो ये यहाँ पे जो होगा इसका हम बना के दिखा देते हैं। CH3 एक सिग्नल देगा और इसके बगल में कुछ भी नहीं है, तो 0 + 1 सिंगलेट दे देगा, ये है ना। और ये जो नेक्स्ट है CH2 इसके बगल में Cl है, हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी प्रोटॉन है ही नहीं, यानी ये भी 0 + 1 सिंगलेट देगा, यानी ये दोनों मिलके 2 सिंगलेट देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सिंगलेट। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मॉलिक्यूल विल बी NHR इनएक्टिव। तो अगर कोई भी कंपाउंड मान लेते हैं, कंपाउंड नहीं सॉरी मॉलिक्यूल जो है उसका अगर मॉलिक्यूलर जो मास है वो अगर इवन हो गया तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। अगर कहीं पर भी कोई भी चीज़ ऑड हो गया, जैसे कि ये भी इवन होना चाहिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी इवन होना चाहिए, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। अगर कोई भी ऑड हो गया या दोनों ऑड हो गए तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा हमारे पास तो जो दिख रहा है हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑड हो जाएगा। ये कार्बन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो दिया है इसका तो 15 हो गया, ये भी ऑड हो गया, और ये कार्बन का 13 दे दिया है मास, ये भी ऑड हो गया, यानी जो बच्चा ऑक्सीजन 8 16 और सल्फर 16 32, यही जो है इवन है, इसलिए यही इनएक्टिव हो जाएगा। 68 का सी नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है विद रिगार्ड टू NMR आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इनकरेक्ट हमको बताना है। कह रहा है कि जो प्रोटॉन PNMR स्पेक्ट्रम ऑफ ए मॉलिक्यूल गिव्स एन आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ प्रोटॉन। एकदम काइंड ऑफ प्रोटॉन देख करके हम सिग्नल वगैरह बता रहे हैं।
नेक्स्ट है, ये तो करेक्ट हो गया। द पोजीशन ऑफ पीक टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट, हाँ इन्वायरमेंट भी बताता है वो। द इंटेंसिटीज ऑफ पीक टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन ईच काइंड दैट आर प्रेजेंट, तो हाँ ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर डी जो है ये कह रहा है कि द स्प्लिटिंग ऑफ ए पीक इनटू सेवरल पीक डज नॉट टेल्स अस अबाउट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से ही तो हम बता रहे हैं सिंगलेट है कि ट्रिपलेट है, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 है, पी एम आर स्पेक्ट्रम ऑफ बी एच फोर माइनस विद न्यूक्लियर स्पिन ऑफ 11 बी इक्वल टू 3/2 इज, तो ये एक क्विंटेट बताता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा एक क्विंटेट, ये इंटेंसिटी रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ए कंपाउंड शोज ए पीएमआर पीक एट 240 हर्ट्ज डाउन फील्ड फ्रॉम द टीएमएस पीक इन ए स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग एट 60 मिली हर्ट्ज, द केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम। तो जो केमिकल शिफ्ट हम लोग देखते हैं पीपीएम में वो होता है हर्ट्ज अपान मिली हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो हर्ट्ज की वैल्यू है 240 है और मिली हर्ट्ज की वैल्यू जो है 60 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यही अपना केमिकल शिफ्ट होगा, 4 का केमिकल शिफ्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन एनएमआर स्पेक्ट्रम द न्यूक्लियाई इन अप फील्ड रेजोनेट एट, तो ये लो फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, सिग्नल स्प्लिटिंग इन एनएमआर एराइजेस फ्रॉम, तो सिग्नल स्प्लिटिंग जो होता है वो स्पिन स्पिन कपलिंग के कारण होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, ये है द न्यूक्लियाई दैट डजंट गिव एनएमआर सिग्नल इज, तो नाइट्रोजन 15 मॉलिक्यूलर वेट के साथ जो है ये नहीं एनएमआर सिग्नल देता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पीक ऑफ डबलेट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, ए कंपाउंड कंटेनिंग ओनली, केवल इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, गिव राइज टू द फॉलोइंग इंटेंसिटीज फॉर पीक, तो जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो 150 है, तो देखते हैं किसका 150 मिल रहा है। जैसे कि इसके लिए अगर हम मॉलिक्यूलर वेट करें तो 9 कार्बन है, यानी 12 9 108 है, प्लस 10 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है, तो 2 है, तो ये 32। इसको ऐड करें तो 108 और 32 140 10 150, तो ये तो हो सकता है। और सबका अगर हम लोग चेक कर लें तो ये 8 कार्बन है, तो 12 8 जा 96 प्लस 11 प्लस 32, तो 6 7 2 9, ये 150 नहीं बनेगा। और इसके लिए अगर करें तो 96 प्लस 12 प्लस 16, ये 6286, ये भी नहीं बनेगा। और ये इसके लिए डी नंबर के लिए देखें तो 108 प्लस 12 प्लस 16, 8 2 10 6, तो यूनिट डिजिट तो 6 आ रहा है, यानी इसका भी सम 150 नहीं है, यानी केवल ऑप्शन नंबर ए ही है जिसका 150 बन रहा है, तो यही होगा। ये अगला है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डाटा ऑफ ए कंपाउंड इज गिवन एज, बेस पीक है 43 पे, ये लार्ज पीक है M/Z 42 पे, ये M/Z मतलब मास टू चार्ज रेशियो दे रखा है, तो इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो CH3 CH2 CH2 Br जो होगा वही इसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आयन एनालाइजर्स जनरली ऑपरेट एट प्रेशर 10⁻⁻6 mmHg प्रेशर पर ये वर्क करता है। ये बोल रहा है मक-लफर्टी रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स, इसमें क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड होता है, तो ये केवल ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो दिस टेक्निक बेसिकली स्टडीज द इफेक्ट ऑफ आयनाइजिंग एनर्जी ऑन मॉलिक्यूल्स, या जो इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करके हम पहले उसको आयनाइज कर देते हैं। पार्टिकल आर, हमको फॉल्स बताना है ना इसमें, पार्टिकल आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर मास टू चार्ज रेशियो। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा भी हमने कैरेक्टराइज ही किया था m/e या m/z, दोनों कहीं भी मिल सकता है ना। दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड ऑन ऑल स्टेट ऑफ मैटर, ऐसा नहीं है। ये जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ये गैसियस पे वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 है, हु डिस्कवर्ड द मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, और जो ये फ्रांसिस एस्टन है इन्होंने इसको मॉडिफाई किया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, मास स्पेक्ट्रोमीटर आर यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर है तो सैंपल, कंसंट्रेशन, कंपोजिशन से मतलब रिलेटिव मास ऑफ एटम होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट्स आयन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हम ऊपर से देखते ही आ रहे हैं कि m/z मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे। इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द आयन करेंट्स आर मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो होता है इलेक्ट्रोमीटर ट्यूब होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म। अभी ऊपर हमने बात किया है कि गैसियस में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, लेकिन छोड़िए जो भी लिखा है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल इन। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है वो किस में एप्लीकेबल है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है उसमें एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर। ये सॉल्युबिलिटी दिया है आयोडीन का वाटर में, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है वो दिया है 82। व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन CCl4। तो CCl4 में इसका क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता है वो होगा आयोडीन की सॉल्युबिलिटी, ये किसका दिया है, क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड बटे वाटर दिया है, यानी कि CCl4 में अपॉन आयोडीन की सॉल्युबिलिटी H2O वाटर में, है ना। तो यहाँ से हमको निकालना है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन CCl4। तो Kd की वैल्यू दे रखी है 82, और यहाँ पे इसको आयोडीन की सॉल्युबिलिटी इन H2O में जो है वो 0.8 ग्राम पर लीटर है ना। तो इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 ग्राम पर लीटर। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16, 8 8 64, 65 एंड पॉइंट लग जाएगा 65.6 ग्राम पर लीटर, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मस्ट बी लो, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 है, यू आर गिवन 100 ml ऑफ CCl4 टू एक्सट्रैक्ट आयोडीन फ्रॉम 200 ml ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन। ओके, फॉर एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड यू चूज। ये पहला बोल रहा है कि जो ऑल 100 ml है एक ही बार में यूज कर देंगे, दूसरा है कि 50 ml 2 बार में यूज करेंगे, और तीसरा है कि 10 ml को 10 बार यूज करेंगे, 25 ml को 4 बार। तो जितनी कम क्वांटिटी को बार बार करेंगे तो ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है, तो इसलिए हम इसको 10 ml को 10 बार यूज करेंगे, जिससे सबसे एक्यूरेट और अच्छा मिलेगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 ग्राम आयोडीन वाज सेकन विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CH2 एंड वाटर। The distribution coefficient of I2 between CH2 and water is 410. The concentration of iodine in water will be। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो आयोडीन की सॉल्युबिलिटी इन CH2 अपॉन आयोडीन की सॉल्युबिलिटी इन वाटर H2O। तो यहाँ पे जो बोला है द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो हम मान लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन होगा आयोडीन का वाटर में वो X होगा।
है ना। और चूंकि जो है 2 ही ग्राम है ये, तो हमने क्या माना कि जो ये आयोडीन की सॉल्युबिलिटी H2O में X है ना। तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। Kd की वैल्यू यहाँ पे तो 410 दे रखी है कि 410 बराबर यही निकालना है हमको। अब एक चीज़ है कि अगर हमने इसकी सॉल्युबिलिटी X है, टोटल 2 ग्राम है, तो इसमें जो होगा वो 2 माइनस एक्स होगा। इसमें जो होगा वो 2 माइनस एक्स होगा। तो 2 माइनस एक्स अपान एक्स। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 411 एक्स बराबर 2, है ना। तो इसके लिए जब x की वैल्यू होगी तो वो 2/411 होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे 0.00486। तो इसके लिए जो x की वैल्यू आई वो 0.00486 आया। तो ऑप्शन के अनुसार अगर इसको करें तो 4.86 इंटू 10⁻⁻3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन और हैं उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट गवर्न्स द एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन। तो ये होगा रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्रोमोग्राफी इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। द पैटर्न ऑन द पेपर इन क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 94 है, द क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर इन। तो इसमें से किसके बेसिस पे, तो जो एफिनिटी होता है उनका मोबाइल और स्टेशनरी फेज के, उसी के बेसिस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, यूजिंग क्रोमेटोग्राम एज डिटेक्टर इन क्रोमेटोग्राफी ए ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हमको ग्राफ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच फोर्स इज इन्वॉल्व इन द क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन फोर्स। तो ऑल ऑफ द एबव, सभी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच इज़ नॉट ए फैक्टर फॉर चूजिंग एडजॉर्बेंट। तो जो इनकी सॉल्युबिलिटी होती है वो हम नहीं देखते हैं, उसका फैक्टर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, द कंपोनेंट विद लेस एफिनिटी टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेज, ये जो होगा ट्रेवल फास्टर। क्वेश्चन नंबर 19 है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर बेस्ड होता है। लास्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज आल्सो नोन एज कलर राइटिंग। तो क्रोमेटोग्राफी। इसी के साथ ये ये क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।